जय मूल्यवासी। आगे से आगे शेयर करें साथी, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी जानकारी जानना जरूरी है। इसलिए जो भी साथी जुड़ चुके हैं वे जल्दी से जल्दी आगे से आगे साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। आगे शेयर ज़रूर करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम शुरू कर सकें समय पर। अभी हमारे पास 1-1.5 मिनट है, तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ लें, ताकि बात की जो गंभीरता है उसको ठीक ढंग से समझ सके लोग। आधी अधूरी बात सुनने से उसका कोई मतलब नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो शुरू से लेकर अंत तक सुनने से ही समझ में आती है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप 8 बजे में, अभी 1 मिनट बाकी है, तब तक सभी साथियों को शेयर करके जोड़ दें। हाँ तो साथियों, आज हम फिर एक बार आप लोगों से मुताबिक हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। और आज का जो दिन है 24 सितंबर, ये मूल निवासी बहुजन समाज के लिए एक काला दिवस है, बहुत ही घातक दिवस है। इस दिन की जो घातकता है, जो हमारे समाज के ऊपर इसके जो दुष्परिणाम है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने आज का जो विषय रखा है यहाँ पर, पूना पैक्ट के दुष्परिणाम, अर्थात पूना पैक्ट हुआ तो क्या हुआ, और अगर पूना पैक्ट ना होता तो क्या होता। तो इसे समझने के लिए, इसके दुष्परिणामों को समझने के लिए, जहां तक कि वर्तमान में पूरे देश के अंदर जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, हुई हैं, की गई हैं, उसके लिए 24 सितंबर 1932 के दिन हुए इस पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौते का बहुत बड़ा अहम रोल है। बहुत सारे साथी हैं देश में, और जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार देश के अंदर 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पूना पैक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। 5% लोग हैं जो लोग पूना पैक्ट के बारे में जानते हैं, और 10% लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जिन्होंने पूना पैक्ट का नाम सुना हो। और उन 10% लोगों में भी पूना पैक्ट को लेकर जो जानकारी है वो आधी अधूरी जानकारी है। आज 24 सितंबर है, मैंने 2 दिन पहले ये पोस्ट डाली थी, मुझे आज कुछ खुलासा करना था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इधर उधर तलाशने की कोशिश भी की। तो साथियों, मैं गूगल पे जाकर भी देखा तो इतना बड़ा षड्यंत्र उन लोगों ने कर दिया है कि पूना पैक्ट क्यों हुआ था वो तो बहुत दूर की बात है, पूना पैक्ट के क्या दुष्परिणाम होने वाले थे और हुए हैं उनकी दूर की बात है। उन्होंने पूरी तरह से उसको घुमा फिरा के रख दिया और SC ST के रिजर्वेशन के साथ में जोड़कर इसको सीमित कर दिया। तो जो पूना पैक्ट है, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में
पूना की यरवदा जेल में, जब गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे, तो 24 सितंबर 1932 को शाम को 5 बजे गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं। वो पैक्ट क्यों हुआ और उसके लिए एक बात क्यों कही गई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट करके गांधी जी को जीवन दान दिया, ये एक समझने वाली बात है। तो साथियों, ये पूना पैक्ट एक दस्तावेज था जो दो इस देश के महान हस्तियों के बीच में हुआ। दोनों की नीयत में क्या क्या था, क्या कौन क्या चाहता था, इस बारे में ही आज हम चर्चा करने के लिए आए। पूना पैक्ट को सिर्फ 24 सितंबर यरवदा जेल, गांधी जी और बाबा साहब के साथ जोड़ लेने से ये मामला पूरा नहीं होता। पूना पैक्ट करने की नौबत क्यों आई? पूना पैक्ट के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन क्यों किया? ये सारी चीज अगर आपको जाननी है तो थोड़ा सा इसके बैक हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा कि ऐसी नौबत क्या आई कि जिसकी वजह से पूना पैक्ट के हालात पैदा हुए और गांधी जी को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर को अपने अधिकारों का त्याग करके, अपने समाज के अधिकारों का त्याग करके गांधी जी की जान बचानी पड़ी। इन तमाम चीजों को अगर हम समझते हैं तो इस चीज को हमें समझना होगा सबसे पहले कि हमने बचपन में पढ़ा होगा और जो टीचर साथी हैं उन्होंने पढ़ाया भी होगा कि साइमन कमीशन भारत में आया और गांधी जी ने गो बैक का नारा लगाया। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, बाद में वो मर भी गए। यहीं तक पढ़ाया जाता है। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, अगर ये पढ़ा लिया गया होता तो शायद ये नौबत आज नहीं आती कि हमें पूना पैक्ट आपको समझाना पड़ता। लेकिन इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास के अंदर बिल्कुल ही गायब कर दी गई है और जो इतिहास लिखने वाले या शासक वर्ग जो लोग जो हैं, जो हमेशा सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने अपने फायदे के लिए घुमा फिरा करके इतिहास को लिखा, जिसके अंदर उन्होंने कभी अंग्रेजों को बुरा कहा तो कभी किसी और को बुरा कहा, कभी मुगलों को बुरा कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बुराइयों को हमेशा छुपाया। तो साथियों, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया और क्यों इसका गठन हुआ और साइमन कमीशन है क्या? अगर पूना पैक्ट को आप समझना चाहेंगे तो आपको साइमन कमीशन को ठीक से समझना पड़ेगा। साइमन कमीशन की स्थापना 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका गठन किया। साइमन कमीशन यानी कि साइमन आयोग। ये सर जॉन साइमन के नाम का जो व्यक्ति था वो उसका चेयरमैन था, अध्यक्ष था, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। अब साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ, साइमन कमीशन बना क्यों और भारत में उसको भेजा क्यों गया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब से होश संभाला, जब से इस देश की परिस्थितियों को समझा, उसके बाद में और जब से उन्होंने उन महापुरुषों को पढ़ा और जाना, चाहे वो बुद्धा हैं, चाहे कबीर हैं, चाहे रविदास हैं, ऐसे महान संतों को जब उन्होंने पढ़ा और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो उनके जन्म से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, उनके मिशन को जब उन्होंने पढ़ा समझा, तो उनकी जो अंग्रेजों के सामने जो मांगे थी, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर इतना जानते थे कि राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के सामने, जो हंटर कमीशन इस देश के अंदर 1882 में बनकर के आया था, ये कमीशन बहुत सारे, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, ये बहुत सारे जो कमीशन है क्यों बनते थे? क्योंकि जब कहीं पर भी कोई समस्या पैदा होती थी तो उस समस्या के समाधान के लिए अंग्रेज एक आयोग का गठन करते थे और उसमें 5, 7, 10 सदस्य होते थे। वे पूरी तरह छानबीन करके उसका पता लगाते थे। ये व्यवस्था थी। उसके अनुसार तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने उस समय हंटर कमीशन के सामने ये बात मांग रखी कि हमारे समाज को, यानी कि इस समाज देश के अंदर शूद्रों और अतिशूद्रों को, यानी वर्तमान SC, ST और OBC के लोगों को शिक्षा से, सत्ता से और संपत्ति से वंचित रखा गया सदियों से।
तो उनको सबसे पहले शिक्षा दी जानी चाहिए और उसके बाद में उनको जो है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन सत्ता में मिलना चाहिए। भागीदारी उनकी जो है कानून बनाने वाली समितियों में होनी चाहिए, सत्ता में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, मांग रखते हैं। उस समय ज्योतिबा फूले जब ये मांग रखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह जानते हैं कि ज्योतिबा फूले क्या चाहते थे। और उसके बाद में साहू महाराज ने भी जिस तरीके से मांग की, और उसके बाद में उन्होंने तो मांग ही नहीं की। कोल्हापुर रियासत के कुर्मी जाति के साहू महाराज, जो कोल्हापुर रियासत के राजा थे, उन्होंने तो अंग्रेजों के सामने तो मेमोरेंडम रखा ही रखा। उन्होंने कहा कि तुम करो या ना करो, मेरी जहां तक सत्ता है उसमें मैं करता हूं। और उन्होंने 26 जुलाई 1902 को 50% रिजर्वेशन प्रशासनिक पदों पर, जहां सिर्फ ब्राह्मणों के अलावा किसी को एंट्री नहीं थी, वहां पर साहू महाराज ने 50% शूद्रों अतिशूद्रों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी और उन्हें रिजर्वेशन दे दिया। तो ये जो बात है, आगे चल करके बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को उठाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों को एक मेमोरेंडम देते हैं कि इस देश के अंदर जहां आपकी हुकूमत है और जिसे आप ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते हो, पुकारते हो, बताते हो, ये जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी दशा क्या है, हाल क्या है। आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। मोटे मोटे बड़े बड़े शहरों में आपने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। आपने अंदर और तह तक जाकर नहीं देखा है कि भारत की जो वास्तव में विषम परिस्थितियां हैं वो क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने उस लिखित मेमोरेंडम में कहते हैं कि इस देश के अंदर इंसानों के द्वारा इंसानों को गुलाम बनाया जाता है। अंग्रेज गुलाम बनाते थे मगर किसी इंसान को गुलाम नहीं बनाते थे। वे पूरे किसी कंट्री को या उस देश को ही अपने अधीन कर लेते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी वर्ग विशेष को बंटवारा करके उसका गुलाम बनाए या उसको जानवर से बदतर स्थिति में पहुंचाए। ऐसी अंग्रेजों की नीति नहीं थी। ये नीति भारत के अंदर रहने वाले पहले के शासकों की थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर उन शासकों के लिए अंग्रेजों से मेमोरेंडम के माध्यम से ये डिमांड करते हैं, ये अधिकार मांगते हैं कि इस देश के अंदर जानवरों जैसा व्यवहार इंसानों के साथ में किया जाता है। एक वर्ग ऐसा है जिसके साथ तो जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। जानवरों के साथ में तो उठ बैठ सकते हैं, वो जानवरों को छू सकते हैं, लेकिन एक वर्ग है जिसे छू भी नहीं सकते। छू लेने से भी वो अपवित्र हो जाते हैं। इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें, गंभीर बातें उस मेमोरेंडम में लिखी कि यहाँ आदमी को पानी के जो स्रोत हैं, तालाब, कुएं, उन पर पानी भरने का अधिकार नहीं है, उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। ऐसे एक वर्ग को एक पूरी तरह से वंचित रखा गया है कि वो शिक्षा नहीं ले सकता, वो संपत्ति में भागीदारी नहीं कर सकता, यानी संपत्ति अपने नाम से नहीं रख सकता, और सत्ता में भागीदारी तो बहुत और कोसों दूर की बात है। इस बाबा साहब के इस मेमोरेंडम को लेकर के जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक बार नहीं कई बार बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये दबाव डाला, तो उन्होंने साइमन कमीशन की स्थापना की, जिसको उन्होंने आज के इतिहास में और खास करके इंटरनेट के ऊपर भी, गूगल में भी उन्होंने डाला कि ये पूना जो है साइमन कमीशन भारत में आया था, ये संवैधानिक संशोधन के लिए आया था। जब उस समय इस देश के अंदर संविधान था ही नहीं, संविधान लागू ही नहीं था, तो उसमें संशोधन की आवश्यकता कहाँ से आई। वहां तो ब्रिटिश रूल चलते थे और 90% जो है इस देश के अंदर पहले वाली जो व्यवस्था, मनुस्मृति की व्यवस्था है, वो कब लागू थी। और मनुस्मृति को लागू करने वाले लोगों को अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण में कर रखा था। तो ये जो दोहरी गुलामी जो हम कहते हैं कि अंग्रेजों के गुलाम जो थे, हम उनके गुलाम थे, यानी हमारा SC ST OBC वर्ग उन शासक वर्गों का गुलाम था, जो शासक वर्ग अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने जिनको गुलाम बनाया था, हम उनके गुलाम थे, हम गुलामों के गुलाम थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये दशा हमारी इस देश के अंदर है और आप इस देश के हुक्मरान हैं, आप इस देश पर काबिज हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप क्या सिर्फ शासन करना चाहते हैं या फिर आप किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं
या आपके यहाँ आने का कोई मतलब जो है मतलब बनना चाहिए कि आप यहाँ आए थे तो आपने क्या परिवर्तन किया। आपके आने से पहले भी हम इन्हीं ब्राह्मणों के और इनकी व्यवस्था के गुलाम थे, और तुम्हारे रहते हुए भी हम इन्हीं के गुलाम रहेंगे, और तुम हमें इनको आज़ाद करके चले भी जाओगे, उसके बाद भी हम लोग इनके ही गुलाम रहेंगे। तो लगता नहीं है कि आपका दुनिया पर राज करने का कोई मतलब बनता है। इसलिए अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर की इन तर्क संगत बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर साइमन कमीशन को भेजा, और उसमें साइमन कमीशन को 2-3 काम दिए, जिसमें मुख्य काम यही था कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस देश के अंदर जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को तालाब में पानी पीने का अधिकार है, मगर इस देश के अंदर एक वर्ग समुदाय ऐसा है जिनको उस तालाब के नजदीक जाने का भी अधिकार नहीं है, उसके छू लेने से अपवित्र हो जाते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं डॉक्टर अंबेडकर ने जो मेमोरेंडम में लिखी है, इसका कितनी सत्यता है इसकी परख करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। 7 सदस्यों का साइमन कमीशन भारत में आया, और जैसे ही उस समय की कांग्रेस और गांधी जी और उसके समर्थकों को, खास करके गांधी जी जो उनके बहुत बड़े एक लीडर भी थे और एक ब्राह्मणवाद को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे, तो गांधी जी ने को पता चला कि साइमन कमीशन अगर भारत में आया तो साइमन कमीशन भारत में घूम करके इसकी इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा। तो पूछताछ के दौरान ये बातें सामने आ जाएगी कि वास्तव में जो डॉक्टर अंबेडकर ने मेमोरेंडम में लिखा है वो 100% सत्य है, ऐसा भारत में हो रहा है। अगर ये बात सच्ची साबित हो जाती है, इसका पता लग जाता है कि हाँ ऐसा है, तो सेकंड और नेक्स्ट टाइम में अंग्रेज इसके लिए दूसरी स्टेप लेंगे, दूसरा कदम जो उठाएंगे वो ये उठाएंगे कि इस भारत के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर इस तरीके का व्यवहार जब लोगों के साथ हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किन लोगों ने ऐसी व्यवस्था करके इन लोगों को गुलाम बनाया और जानवर से बदतर स्थिति में पहुंचाया। ये सेकेंड स्टेप हो सकता है। इस बात का डर गांधी जी, कांग्रेस और उनके समर्थकों को था, इसलिए गांधी जी के पास में कोई विकल्प नहीं था, और गांधी जी ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा दिया और कहा साइमन कमीशन को भारत में काम नहीं करने दिया जाएगा, भारत में उसको सर्वे नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा करके उन्होंने घोर विरोध किया, जिसके अंदर बहुत सारी जगह पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की भी कहानी आती है कि वहां लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद में लाला लाजपत राय इतने घबरा गए थे तो सदमे में आ गए कि मर भी गए। ये सारी कहानी हमको आधी अधूरी पढ़ाई जाती है, मगर उसमें ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि बाबा साहब अम्बेडकर के उस मेमोरेंडम की वजह से साइमन कमीशन भारत में आया था, जो भारत के अंदर ही भारत के लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने वाले जो लोग थे उनकी तलाश हो जाती। और अगर ऐसा होता तो इस देश के अंदर इन हुक्मरानों की और सदियों से शोषण करने वाले लोगों की कोई भी यहाँ वर्चस्व या वजूद नहीं रहता। उन्होंने अपना वर्चस्व और वजूद स्थापित रखने के लिए साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया और साइमन कमीशन को भारत में काम नहीं करने दिया। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका पता लगा तो वो लोग थे जो दुनिया पर राज करते थे, इतने तो बेवकूफ लोग नहीं थे, उनको पता चला कि सीधी सी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वे आरोप सत्य हैं, तभी तो वहां विरोध हो रहा है, तभी तो विरोध हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वहां किसी को विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। साइमन कमीशन को कह दिया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर तो झूठे हैं, नंबर 1 जो झूठे हैं और ये फालतू की बातें लिखते रहते हैं। जाइए आप पूरे देश में सर्वे कर लीजिए, कौन किसके साथ अनटचेबिलिटी करता है, कौन किसके साथ छुआछूत करता है, कौन किसको जानवर की तरह रखता है, कौन किसको पानी पीने का अधिकार नहीं देता, जाओ करो सर्वे। लेकिन जिन व्यवस्था के जनक लोग थे उन लोगों को इस बात का पूरा डर था कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी जड़ें हिल सकती है और हमारी जो हजारों वर्ष की भारत के अंदर बनी बड़ी व्यवस्था है वो व्यवस्था खत्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन गो बैक कर, तो साइमन कमीशन भी समझ चुका था और साइमन कमीशन ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम वापस आ जाओ और यहीं बैठ करके इसकी रिपोर्ट बनाओ, बाद में देखते हैं क्या होता है।
लेकिन लगभग 90%, 99% ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को समझ चुकी थी कि साइमन कमीशन का अगर विरोध हुआ है तो इसका मतलब है डॉक्टर अंबेडकर की जो बातें हैं वो 100% सत्य है और उन बातों में दम है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही है उनका समाधान कैसे हो, ये अंग्रेज भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो साइमन कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने रिपोर्ट जब इसको प्रकाशित किया, ये 1930 में 1930 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उससे पहले जब भारत के अंदर कांग्रेस को और कांग्रेस के आकाओं को उस समय के जो आजादी का नाटक ड्रामा आंदोलन चलाने वाले जो लोग थे, उन लोगों को इस बात का अंदेशा था कि कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अगर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट देने के बाद में साइमन कमीशन की उस रिपोर्ट को सही मानते हुए या वाजिब मानते हुए कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई दूसरा एक्शन ना ले ले, इसके लिए क्या होता है, कांग्रेस ने उस समय तात्कालीन 1929 में 1930 के अंदर प्रकाशित होती है रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले जब कांग्रेस को और यहाँ के आकाओं को जब अंदेशा हो गया, गांधी जी को इस बात का अंदेशा हो गया कि ये रिपोर्ट प्रकाशित होते ही हमारे ऊपर कोई न कोई गाज गिरने वाली है, तो साथियों एक कांग्रेस ने बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि 1930 में जब रिपोर्ट पेश होनी थी उससे पहले 1929 में 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ 1929 को, उसके अंदर उन्होंने संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने रेजोल्यूशन पार किया कि अब हमें अंग्रेजों से कुछ नहीं चाहिए, अंग्रेजों के साथ जो हमारा पैक्ट था वो पैक्ट खत्म हो गया है, अंग्रेज आज हमारे खिलाफ एक्शन लेने लग गए हैं, अंग्रेज हमारी व्यवस्था को चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं, अंग्रेज हमारी व्यवस्था को ही खत्म करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमें अब अंग्रेजों से संपूर्ण मुक्ति चाहिए। इसलिए 1929 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। ये बात उसको जोड़ करके देखिए तो आप पूना पैक्ट तक आएंगे और फिर पूना पैक्ट का क्या मतलब था, पूना पैक्ट क्यों करवाना चाहते थे गांधी जी। इस पूना पैक्ट के लिए या पूना पैक्ट में जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर को दबाव में मनाई गई, उनके लिए अपनी जान पर क्यों खेलना चाहते थे। इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो अपने आप को बहुत जिम्मेदार पर्सन मानता था, वो क्यों सुसाइड और आत्महत्या के लिए विवश और मजबूर होता है। इस बात को अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड मैंने समझाया कि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट 1930 में दी, उस 1930 की रिपोर्ट के बाद में अंग्रेजों ने एक्शन लिया कि अब इस समस्या का समाधान इस तरीके से संभव नहीं है, इसलिए कि भारत में जाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। तो गांधी जी फिर वहां अपनी जो लंबी लंबी टांगे हैं वो टांगे अड़ाने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय ये लिया कि हम लोग यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, और उन्होंने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। और उस मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर उन्होंने भारत ही नहीं दूसरे देशों के भी कुछ लोगों को बुलाया जो उनके अधीन थे, उनके अंडर में थे, उन लोगों को भी शामिल किया और कहा कि इस बहुत सारी समस्या है उनके साथ में, भारत की भी एक बहुत बड़ी समस्या है अनटचेबिलिटी और लोगों के साथ में किया गया दुर्व्यवहार, तो इसको भी गंभीरता से लिया जाएगा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की ऐलान कर दिया तो उसके बाद में तुरंत ही कहा गया कि भारत से भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लोग आ सकते हैं, तो आमंत्रित किया गया। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ध्यान से सुनना आप लोग, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए, क्यों गांधी जी को मालूम था कि भारत में तो मैं इसका विरोध करता हूं और कर सकता हूं, क्योंकि भारत के अंदर जनता मेरे साथ में खड़ी है, जनता को मैंने कैसे भी करके मूर्ख बना करके अपने साथ में लिया हुआ है, तो भारत में तो मैं अपनी कुछ तुति बजा सकता हूं, लेकिन अगर मैं लंदन में जा करके कुछ करूं तो संभव नहीं है, वहां मेरी
जो है तो चलने वाली नहीं है। इसलिए गांधी जी ने फैसला किया कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर गए, लेकिन गांधी जी नहीं गए। तो गांधी जी नहीं गए और मामला ही गांधी जी के साथ में था, क्योंकि साइमन कमीशन गो बैक का नारा ही गांधी जी ने लगाया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जिस व्यक्ति के लिए हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी है, अगर वो ही यहाँ हाजिर नहीं है तो हम सवाल जवाब किससे करेंगे, हम ये डिस्कस डिबेट किसके साथ करेंगे। इसलिए उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया और कहा कि चलो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर से गांधी जी को भी लेटर लिखा गया और अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन गांधी जी को जो लेटर लिखा गया उसमें स्पष्ट लिखा गया कि मिस्टर गांधी, अगर आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी आते हैं तब भी यहां एक तरफा फैसला कर दिया जाएगा, और आपकी अनुपस्थिति ये बताएगी कि आप इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आकर जवाब नहीं देना चाहते। इसलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जैसे ही लेटर गांधी जी को मिला और उसमें स्पष्ट लिखा था कि आप आओ चाहे ना आओ, लेकिन अब की बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलेगी भी, सुनवाई भी होगी, और जो कुछ सुना जाएगा उसका एक तरफा फैसला भी होगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई बात वहां रखने वाला नहीं होगा, तो हम लोग एक तरफा फैसला करेंगे। जब ये लेटर गांधी जी को मिलता है तो गांधी जी घबराहट में आ जाते हैं, और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 16 अगस्त 1932 को आयोजित हुई से शुरू हुई थी, 16 अगस्त 1932 से जो शुरू हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं नहीं गया, अब मैं नहीं जाता हूं, तो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी फैसला ले सकती है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां फैसला लेगी वो फैसला ब्रिटिश इंडिया में लागू होगा, चाहे दबाव से हो चाहे कैसे भी हो। और अगर इस तरीके का कोई फैसला भारत में आता है जो बहुजन हिताय में होता है, बहुजनों के हित में होता है, ऐसा फैसला अगर कोई आता है, तो जिन लोगों को मैंने मूर्ख बना करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया हुआ है, अंग्रेजों के विरुद्ध और मैंने अपने समर्थन में जिन लोगों को खड़ा किया हुआ है, ये लोग डॉक्टर अंबेडकर और अंग्रेजों के समर्थन में जा सकते हैं और मेरी पोल खुल सकती है। इसलिए साथियों, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी वहां पर उपस्थिति दर्ज करते हैं। अब गांधी जी वहां पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू होती है। मैं कोई उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूं, लेकिन जितनी जानकारी और इंफॉर्मेशन हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से और ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे लोगों के द्वारा प्राप्त की गई है, क्योंकि वहां पर सारा का सारा एकदम क्लीन और मतलब साफ रखा हुआ है, यहाँ की तरह घालमेल नहीं किया हुआ है, यहाँ की तरह कुछ मिलावट नहीं किया गया है। तो हमने वहां से ये दस्तावेज जो प्राप्त किए, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके का एक वातावरण वहां पर निर्माण हुआ होगा। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही अंग्रेज एक जज की कुर्सी पर होते हैं और अलग अलग सुनवाई होती है। जैसे गांधी जी इस मुद्दे पर कहें, हम लोग भारत के अनटचेबिलिटी के मुद्दे पर कहें, तो गांधी जी एक पार्टी थे, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब एक पार्टी थे। तो दो पार्टी थी और ब्रिटिशर जो वहाँ के थे वो वहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री उस समय के वो जज के रूप में थे। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब शुरू हुए, तो थोड़ी देर के बाद में ही गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर एक आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि जिन अछूतों की बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, अनटचेबल यानी कि अछूतों की बात कर रहे हैं, वे अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। मेरी बात को गंभीरता से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और किस तरीके से गांधी और उनके समर्थक हमें 1932 में जबरदस्ती हिंदू बनाते हैं। SC, ST और OBC तीनों वर्गों को जबरदस्ती कैसे
हिंदू बनाया जाता है, ये गांधी जी के उस सवाल के ऊपर मामला खड़ा होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर उसका किस तरीके से जवाब देते हैं, ये आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। जो बात मैं आपको यहाँ पर खुलासे के रूप में, कि सनसनीखेज खुलासा का मतलब मैं कोई आपको ये नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई आपके सामने ला रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक गंभीर आरोप गांधी जी लगाते हैं और कहते हैं कि अछूत, अनटचेबल, यानी शूद्र और अतिशूद्र, ये लोग हिंदू समाज का अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग, जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न अंग है। और डॉक्टर अंबेडकर इन्हें अलग करना चाहते हैं, अर्थात हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। ये आरोप मिस्टर गांधी जी ने, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर मिस्टर गांधी कहते थे, उन गांधी जी को मैं थोड़ा सम्मान करूंगा, इसलिए गांधी जी ने ये बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाई और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि SC ST OBC, जिसको बाद में नाम मिला शूद्र, अतिशूद्र, अनटचेबल, ये लोग हिंदू समाज का अभिन्न अंग हैं और डॉक्टर अंबेडकर इन्हें अलग कर रहे हैं। ये आरोप लगा। अंग्रेजों को भी बात बड़ी गंभीर लगी। उन्होंने कहा ये बात तो जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, जो गांधी जी ने कहा है उसके मुताबिक आपका स्पष्टीकरण चाहिए हमें। आप इसके बारे में स्पष्टीकरण दो कि गांधी जी का कितना आरोप जो है वो आप पर कितना सत्य है या कितना आप इसको क्लियर कर पाते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बात रखते हुए कहा, वो समझ गए थे और समझते थे, बहुत सारे दूरदर्शी बात तो समझ जाते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के इस आरोप को, बेबुनियाद आरोप को निराधार ठहराने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से एक बात कही और कहा कि मैं इसका जवाब दूं या इसका स्पष्टीकरण दूं, उससे पहले मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं कि प्लीज परमिशन ग्रांटेड मी, कि मैं गांधी जी से कुछ सवाल पूछूं। मुझे गांधी जी से 2-4 सवाल पूछने का आप मुझे जो है परमिशन ग्रांट करें, ताकि मैं गांधी जी को सवाल पूछूं और गांधी जी के सवाल के बाद में मैं अपना स्पष्टीकरण, अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं फिर से खुल करके इसका स्पष्टीकरण दूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि परमिशन ग्रांटेड, आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं गांधी जी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को पहला सवाल पूछा कि मिस्टर गांधी, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मैं हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहा हूं और अछूतों को हिंदू समाज से अलग कर रहा हूं, जो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, अगर ऐसा है और वो अभिन्न अंग है और मैं उसे तोड़ रहा हूं, ऐसा मुझ पर आरोप है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस हिंदू समाज के अभिन्न अंग के बारे में आप बात कह रहे हैं, क्या वो अभिन्न अंग यानी अछूत, अनटचेबल, उनके साथ आपका रोटी का व्यवहार है? क्या आप इनके साथ में एक बर्तन में, एक जाजम पर, एक जगह पर, एक जमात में भोजन करते हैं? इनके घर में भोजन करते हैं या ये आपके घर में आकर भोजन करते हैं? क्या आपका रोटी व्यवहार है? बाबा साहब अम्बेडकर का पहला सवाल, जो ब्रिटिशरों के द्वारा परमिशन देने के बाद में गांधी जी से पूछा गया, गांधी जी के पास में उस सवाल का कोई जवाब न हाँ में था न ना में था, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर मैंने हाँ में कहा तो मैं फंस जाऊंगा और अगर ना में कहा तो भी फंस जाऊंगा। इसलिए गांधी जी चुप हो गए। गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के उस पहले सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और गांधी जी निरुत्तर हो गए और अपनी मुंडी को थोड़ा सा नीचे कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर लिया, क्योंकि अब आगे और भी करना था ना, इसलिए थोड़ा सा ही किया, थोड़ा सा मुंडी को नीचे किया और कुछ नहीं बोले। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर दूसरा सवाल दागा और कहा कि चलो, इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या जिन अछूतों की आप बात कर रहे हैं, जिन अछूतों को आप हिंदू समाज का अभिन्न अंग कह रहे हैं,
तो क्या उनके साथ में आपका बेटी व्यवहार है? क्या आपके रिश्ते होते हैं? क्या आपका जो रोट बेटी उनके घर में ब्याही जाती है या उनकी बेटी ब्याह कर आप अपने घर में लाते हो? अगर आपके बीच में कोई बेटी व्यवहार है तो जरूर बताएं कि ऐसा होता है। दूसरे सवाल की तरफ सवाल पर भी, जब बाबा साहब अम्बेडकर भी गांधी जी की तरफ देख रहे थे, अंग्रेज भी गांधी जी की तरफ देख रहे थे, मगर गांधी जी जमीन की तरफ देख रहे थे और थोड़ा मुंडी को और नीचे कर दिया। उस सवाल का भी गांधी जी के पास में नहीं था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरा सवाल किया और तीसरा सवाल करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मिस्टर गांधी, अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या इन अछूतों को आपके कुओं और तालाबों पर पानी भरने का अधिकार है? क्या ये स्वयं वहां पानी भर सकते हैं? अगर गांधी जी, मैं अछूतों को हिंदू समाज से अलग कर रहा हूं, तो आज यहां फैसला होकर रहेगा कि अगर हिंदू समाज का अभिन्न अंग अछूत है तो क्या उनको आपके कुओं तालाबों पर पानी भरने का अधिकार है? गांधी जी तीसरे सवाल पे भी साइलेंट, मौन और निरुत्तर रहे। जब गांधी जी के पास में तीसरे सवाल का भी कोई जवाब नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर देखा अंग्रेजों की तरफ, अंग्रेजों ने फिर देखा गांधी जी की तरफ। गांधी जी जमीन पर देख रहे थे और मुंडी को थोड़ा एक एंगल और नीचे कर दिया, 1-2 डिग्री और झुका दिया। बाबा साहब अम्बेडकर चौथा सवाल पूछते हैं और थोड़ा जोर से पूछते हैं कि गांधी जी, क्या आपका हिंदू समाज अछूतों को अपना अभिन्न अंग मानता है, मानने वाला है? तो क्या आपके मंदिरों में इनको प्रवेश है, इनको पूजा करने का अधिकार है, इनको दर्शन करने का अधिकार है? बाबा साहब अम्बेडकर के इस चौथे सवाल का भी गांधी जी के पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जवाब देते तो भी फंसते और ना दे रहे थे तब भी फंस रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा कि मैं मिस्टर गांधी से ऐसे 1000 और उससे अधिक सवाल पूछ सकता हूं। 1000 और उससे अधिक सवाल मैं गांधी जी से पूछ सकता हूं, जिनका गांधी जी के पास में कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं मिस्टर गांधी को और ज्यादा जलील नहीं करना चाहता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं मिस्टर गांधी को और ज्यादा जलील नहीं करना चाहता, वरना मैं 1000 और उससे ज्यादा ऐसे सवाल कर सकता हूं जिसका मिस्टर गांधी के पास में कोई जवाब नहीं। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर लगाए हुए इस गंभीर आरोप का किस तरीके से अंग्रेजों ने बाबा साहब के मुंह से जवाब सुना और उसके बाद में किस तरीके से मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की बोलती बंद हो गई। और बोलती बंद होने के बाद में गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ही निकल करके चले गए और ये कह करके चले गए, जाने से गांधी जी के वहां निकलने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर को जब इन बातों के बारे में कहा कि भाई ये वास्तव में सत्यता है और जो आपने पहले भी मेमोरेंडम में कहा है वो सत्य है, यहां भी आपने साबित कर दिया, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये बात सत्य है कि भारत में अनटचेबिलिटी हो रही है, जानवरों से भी ज्यादा घिनौना व्यवहार इंसानों के साथ किया जा रहा है, ये अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद में मैं पहले कह चुका हूं कि अंग्रेजों के पास में इस समस्या का समाधान नहीं था, वो परेशान ही इसलिए थे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा था, 2-3-4 दिन लंबी चली थी। उसमें जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरीके की दलीलें वहां पर की, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधि जो वहां बैठे हुए थे उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद थे, जिनको रैमजे मैकडॉनल्ड्स के नाम से जाना जाता है, वो भी वहां मौजूद थे। उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने सटीक भाषा में पूछा कि भारत के अंदर ऐसा हो रहा है
और ये बात क्लियर और स्पष्ट हो चुकी है कि वहां पर लोगों के साथ अनटचेबिलिटी होती है, जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है, कुत्ते बिल्लियों से भी घिनौना व्यवहार उनके साथ में किया जाता है। कुत्ते बिल्ली तो उनका दूध पी जाते हैं, कुछ नहीं होता, उनका पानी पी जाते हैं, कुछ नहीं होता, उनके बर्तनों में चाट जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन एक अछूत की परछाई भी, अगर छाया भी पड़ गई, तब भी आदमी अपवित्र हो जाता है। इतनी घटिया व्यवस्था भारत के अंदर है। और आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इंडिया है, इसलिए ब्रिटिश इंडिया कहलाता है। ब्रिटिश इंडिया में आपकी हुकूमत है, और अगर आपने इस समस्या को समझते हुए भी अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाला, तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारे चरित्र में भी कहीं न कहीं कोई घालमेल है, तुम्हारे खून में घालमेल है। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों की नाद, मतलब कहते हैं शेर की नाद में, शेर के जबड़े में हाथ डालकर किस तरीके से बात कर रहे हैं, इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले तोड़ रहे हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे और क्या उनकी विचारधारा थी और क्या उन्होंने देश को दिया है, ये नहीं पता है। वहां वो SC ST OBC यानी कि शूद्रों अतिशूद्रों की लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि मुझे तो तुम्हारे खून में मिलावट लग रही है कि अगर तुमने देश के अंदर, भारत के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो शूद्र अतिशूद्र लोग हैं, अछूत और जो शूद्र लोग हैं, उन लोगों को अगर आप न्याय नहीं दिला पाते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे खून में भी कोई मिलावट है। ये बात कहना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कहना, ये कोई आम बात नहीं हो सकती है। वहां तो सीधी शूट किया जाता था, फांसी दे दी जाती थी, इतना भयंकर उनका तगड़ा मामला होता था। उसके बावजूद ही बाबा साहब सच्चाई बोल रहे हैं, इसलिए घबरा नहीं रहे हैं। ये बात जब उसको कही गई कि तुम्हारे चरित्र में भी मुझे शक है और तुम्हारे खून पे भी मुझे शक है कि तुम अंग्रेज भारत के लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहते, ये बात सुनने के बाद में जब रैमजे मैकडोनल्ड शाम को अपने आवास पर जाते हैं, तो आवास पर जाते हैं तो इतना गंभीर मतलब और परेशान होते हैं कि वो सिगरेट पे सिगरेट लगाते और बरामदे में चक्कर पे चक्कर लगा रहे, सिगरेट पे सिगरेट, बरामदे में चक्कर पे चक्कर। तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा, आज क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो और इस तरीके से मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा कि आप इतना ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो और इतना परेशान होकर के जो है डोर गलियारे में घूम रहे हो, वजह बताओ। तो काफ़ी देर तक वो नहीं बोले। उसके बाद में उसने ज़्यादा जिद की, तो रैमजे मैकडॉवेल्स ने कहा कि मैं आज इस परिस्थिति में फंस गया हूँ कि भारत से आए हुए एक आदमी डॉक्टर अंबेडकर ने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल कर दिए हैं कि जिनका मेरे पास में कोई समाधान नहीं, और अगर मैं इनका समाधान नहीं कर पाया तो उसने हमें यह भी कह दिया है कि तुम्हारे खून में मिलावट और तुम्हारे चरित्र पर भी कोई ना कोई आंच है। ये बात जब मेरे दिमाग में बैठी है तो मैं चक्कर लगा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सुबह क्या जवाब दूं, कैसे दूं, इस समस्या का समाधान कैसे करूं। मैं उस समस्या को जान गया हूँ, समझ गया हूँ, लेकिन क्या करूं। तो वो मैकडॉवेल की जो पत्नी है, वो उसने मैकडॉनल्ड्स की पत्नी ने कहा कि अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए, अभी चाय पीजिए, मैं आपको चाय देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस समस्या का समाधान बताती हूँ। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये इस तरीके से परेशान होने से नहीं होगा। तो उसने चाय पीते हुए जो है रैमजे मैकडॉनल्ड्स की पत्नी ने उसको बताया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री को बताया कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप तो उसी आदमी से पूछ लीजिए जिस आदमी ने आप जैसे व्यक्ति को उलझा दिया, उसको जवाब देना आपके बस का रोग नहीं है, और न ही आप उसकी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, न समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए आप तो एक ही बात कहिए कि डॉक्टर अंबेडकर, जब आपने इतनी सारी बातें बता दी तो आपकी नजर में इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, आप ही बताएं। और सुबह जाकर के फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी वहां जाते हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को पहले ही पूछा जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि फिर कहीं कोई समस्या खड़ी न कर दे, फिर कोई ऐसा इशू खड़ा न कर दे जिसका हमारे पास में कोई जवाब ना हो। इसलिए उन्होंने पहले से ही कह दिया कि डॉक्टर, जो बात आपने कल कही देश की और देश की जनता की समस्या की, उस समस्या का समाधान कैसे संभव है, आप ही बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा।
हम आपसे ही जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी समस्या है तो समाधान भी आपसे ही जानना चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों उस समय एक बहुत गंभीर 4 बातें कही, जिनका बहुत विस्तृत में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जो 4 अधिकार या 4 मांगे रखी वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की, या कहा कि मांगे नहीं थी बाबा साहब अम्बेडकर की, वो था बाबा साहब अम्बेडकर का ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में समस्या का समाधान बताने का एक तरीका था। उसको बताया था कि ऐसे ऐसे तरीका किया जाए तो ये संभव है। तो उस समय जो 4 अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने लिए, जिसमें पहला अधिकार था कि जो वंचित लोग हैं, वंचित लोगों का मतलब अगर कोई यहाँ मेरा भाई ये ले रहा हो कि सिर्फ एससी और एसटी की ही लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली मांग रखी थी वहां पर, फर्स्ट जो बात रखी थी कि समस्या का समाधान कैसे होगा, तो पहला समस्या का समाधान बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बताया? उन्होंने बताया एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि प्रौढ़ मताधिकार। प्रत्येक वयस्क स्त्री और पुरुष को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये इस समस्या का समाधान है। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी गंभीरता से इस बात को कहते हैं, और जो बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला कहने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये पता नहीं है कि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एडल्ट फ्रांचाइज की मांग कर रहे, बीड़ा उठा रहे थे, यानी प्रौढ़ मताधिकार का बीड़ा उठा रहे थे, प्रत्येक 18-21 वर्ष के स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार की जब बात कर रहे थे, उस दिन से पहले भारत में किसी ओबीसी वर्ग को वोट देने का अधिकार नहीं था। स्त्री को तो ब्राह्मण के घर की और राजपूत क्षत्रिय के घर की या वैश्य के घर की स्त्री को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। यहां तक कि आम अपने आप को जनरल और सामान्य वर्ग में माने जाने वाले जो लोग हैं, जिसमें क्षत्रिय भी कहा जाए, उनके लिए भी पाबंदी थी कि जो ग्रेजुएट होंगे या फिर टैक्स देते होंगे वही लोग वोट देने के अधिकारी होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रत्येक पैदा होने वाले बच्चे को वोट का अधिकार देने की जो मांग कही, अंग्रेजों ने कहा इसका समाधान इससे कैसे होगा? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है तो हमारे लोग ऐसे सच्चे लोगों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजेंगे जहां आज हमारी कोई भागीदारी नहीं है, जहां हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जहां हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहां पर हमारे सच्चे रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाएंगे, हमारे वोट से चुने हुए जो लोग जाएंगे वो हमारे हक और अधिकारों की बात करेंगे, और अगर वो हक और अधिकारों की बात करेंगे तो इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत डिटेल में बताया, मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त बता रहा हूं कि समय का अभाव है और लंबा हमारे लोग नहीं भी सुन पाते हैं। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक जाति से, प्रत्येक समुदाय से, प्रत्येक धर्म से जो है रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और वे पार्लियामेंट में जाकर के अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनके हक और अधिकारों की आवाज उठाएंगे। इससे समस्या का समाधान हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी बात कही कि हमारे लोगों को सेपरेट सेटलमेंट किया जाए। सेपरेट सेटलमेंट यानी कि सवर्णों की बस्तियां ही अलग हो और हम अछूतों की बस्तियां ही अलग हो। जो अनटचेबल लोग हैं उनकी बस्तियां ही अलग होनी चाहिए, उनका सेपरेट सेटलमेंट होना चाहिए, पृथक जो है उनका निवास होना चाहिए, उनको बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों ने फिर एक सवाल किया कि इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी जो है वो साथ में रहने से है। ब्राह्मण का बच्चा जब बड़ा होता है तो ब्राह्मण उसको अछूत की तरफ उंगली करके दिखाता है कि अछूत है, इनके साथ नहीं बैठना, नहीं उठना। जब अछूत उनके साथ रहेंगे ही नहीं तो ये बात वहां खत्म हो जाएगी। अछूत लोग जो अपने अंदर हीन भावना मानते हैं सवर्णों को देख करके, उन सवर्णों के साथ में वो नहीं रहेंगे, उनसे अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, अलग बस्तियां होगी, तो उनमें समानता का भाव आएगा और वे भी उनको बराबर दृष्टि से देखेंगे। इससे ये अनटचेबिलिटी और ये बहुत लंबी बीमारी जो है ये खत्म हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर की उस दूसरी बात को भी अंग्रेजों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। तीसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि हमारा सेपरेट इलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि चुनाव निर्वाचन भी हमारा अलग से होना चाहिए, हमारा पृथक निर्वाचन होना चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए,
जहां से हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे, और हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे तो वहां पर सदन में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे। इसलिए उनको उनकी तरह साथ में खिचड़ी नहीं करना है, उनको अलग से उनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। तो अलग से निर्धारित होना चाहिए, चुनाव क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। इस बात को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो अंग्रेजों ने कहा इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जिन लोगों को कभी भी पार्लियामेंट में जाने का अवसर नहीं मिला है, वंचित और जो लोग पूरी तरह से शोषित हैं, उनके भी प्रतिनिधि वहां पर जाएंगे और वो प्रतिनिधि उन वर्गों के लिए भी अपनी बात कहेंगे। तो ये पृथक निर्वाचन का जो मामला है ये भी अंग्रेजों ने मान लिया और यस कर दिया। गांधी जी बहुत दुखी हो रहे थे, पास में बैठे बैठे सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बोलने का भी उनको अधिकार उस समय अंग्रेजों ने छीन लिया था, अगर तुम बोलने की लायक भी नहीं हो। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने चौथा जो मांग रखी और कहा कि अगर हमारा पूरी तरह से आप समस्या का समाधान चाहते हो तो हमारे लोगों को, यानी खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अछूतों को, अनटचेबल लोगों को और ट्राइब्स यानी कि जो वर्ण बहाए लोग हैं, आउटकास्ट लोग हैं, उन लोगों को जो है डबल वोटिंग का अधिकार दिया जाए। डबल वोटिंग का अधिकार दिया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जब दोहरे मताधिकार की बात अंग्रेजों को पूरी तरह समझ में नहीं आई तो थोड़ा मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपके लोगों को सदियों से वोट देने का अधिकार नहीं था और हमने आपकी बात को मानते हुए इस बात के लिए यस कर दिया कि अब आपके लोगों को भी एडल्ट फ्रांचाइज यानी कि प्रौढ़ मताधिकार में शामिल कर दिया जाएगा। आपको एक वोट देने का अधिकार दे दिया, तो क्या आप एक वोट से संतुष्ट नहीं हैं जो अपने लोगों के लिए डबल वोट की मांग कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात नहीं समझ पाए थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाते हुए कहा कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे एक व्यक्ति को 2 वोट का अधिकार होना चाहिए, मेरा ये मतलब नहीं है। शायद बाबा साहब अम्बेडकर का ये मतलब होता और उसके मुताबिक अगर ये 2 वोट देने का अधिकार दे दिया गया होता या मिल गया होता और इसका मतलब अगर ये होता तो शायद आज हमारे लोगों की काफी बल्ले बल्ले होती, क्योंकि जिनको 500-1000 रुपया मिल रहा है उसको 2000 मिलता, क्योंकि 2 वोट है। जिनको जो है 1 बोतल मिल रही थी उसको 2 बोतल मिलती। ये जरूर फायदा होता उनको अगर बाबा साहब अम्बेडकर का डबल वोट का मीनिंग ये होता तो, कि एक ही आदमी 2 बार बटन दबाएगा तो कहता 2 बोतल लूंगा भाई, 500 से काम नहीं चलेगा भाई, 1000 देना पड़ेगा, 2 वोट पड़ते हैं मेरे को। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का मतलब ये नहीं था 2 वोट का। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, डबल वोट का मीनिंग क्या समझाते हैं? वो कहते हैं कि अगर मैंने जैसे कहा है कि हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, उसके मुताबिक हमारे लोग चुनकर जाएंगे, तो जहां जिन बस्तियों में या जहां पर हमारे लोग साथ में कहीं रह रहे हैं वहां पर उनके वोट का कोई वैल्यू नहीं होगा, और वैल्यू अगर नहीं होगा तो सवर्ण लोग उनके साथ में अत्याचार अन्याय करेंगे, क्योंकि उनके वोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। हमें डबल वोट का अधिकार देने का मतलब यह है कि हम पहली बार में हमारा प्रतिनिधित्व जो हमारी जहां पर भी सेपरेट इलेक्ट यानी कि जो हमारे आरक्षित सीटें रहेगी, जो हमारे लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, वहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट अगर खड़ा हो रहा है तो वहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट करेंगे। वहां पर अन्य सवर्णों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, और जहां पर सवर्ण खड़ा होता है वहां पर हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस गंभीर बात को अंग्रेज फिर भी नहीं समझ पाए, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर उनको समझाते हुए कहा कि अगर एक शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व चुनना है हमारे, तो इसको चुनने का अधिकार सिर्फ उस समाज को होना चाहिए। पहला वोटिंग जो होना चाहिए, फर्स्ट वोटिंग, वो होना चाहिए कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार को चुनने के लिए, यानी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के लिए वोट होना चाहिए। तो कैंडिडेट के सिलेक्शन का पावर अगर शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को होगा तो वो जो व्यक्ति उम्मीदवारी जताने वाला है वो समाज के सामने जाकर हाथ जोड़ेगा, समाज से रिक्वेस्ट करेगा, निवेदन करेगा कि भाई मुझे उम्मीदवार चुनो,
मुझे प्रतिनिधित्व देने की बात करो, मुझे कैंडिडेट के लिए वोट करो, तो वो उस समाज का, अपने वर्ग का वो मोहताज होता और उनके सामने वो मजबूर होता, और जब वो दोबारा इलेक्शन के लिए लड़ने की बात सोचता, तो वो सोचता मुझे वापस जाकर उन्हीं लोगों के पास में अपना सिलेक्शन करवाना है, कैंडिडेट की दावेदारी सुनिश्चित करनी है, तो पार्लियामेंट में निश्चित रूप से वहां पर उनकी वो आवाज बनेगा और आवाज उठाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सेकंड टाइम में मुझे वहां जाकर के उन्हीं लोगों से जो है सिलेक्शन करवाना है। और उसके बाद में जब वोट होगा तब भी वो दोबारा वोट करेगा। ये डबल वोटिंग का मीनिंग इस तरीके से था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इन गंभीर बातों को जब अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया और सही और सहज माना कि इससे ही समाधान संभव है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की इन बातों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहां पर एक कम्युनल अवार्ड के नाम पर एक पुरस्कार, जो सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उसमें इन चारों अधिकारों को बहाल करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही है वो बातें भारत में जो है लागू कर दी जाएगी, बहुत जल्दी लागू कर दी जाएगी, बहुत जल्दी ही इसको जो है अमल में लाया जाएगा। ऐसी बात जब वहां कही गई तो गांधी जी की जो बर्दाश्तगी थी, गांधी जी की जो सहन शक्ति थी, वो सहन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई और गांधी जी खड़े हो गए, बिलबिलाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में संभव हुआ है, मैं भारत में इसे किसी कीमत पर होने नहीं दूंगा, मैं भारत में जाकर इसका विरोध करूंगा और मैं किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने दूंगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी पार्लियामेंट ने, उसी समय एक आदेश जारी किया कि मिस्टर गांधी भारत में जाकर के, यहां से लौट करके कहीं किसी भी प्रकार का कोई हंगामा खड़ा कर सकते हैं और जो वास्तविक मांगे मान करके जो देश के साथ न्याय किया गया है इसका विरोध कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखे, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। गांधी जी की गिरफ्तारी का आदेश, गिरफ्तारी का जो ऑर्डर है, वो गांधी जी के साथ का साथ उसी जहाज में आ रहा है, पानी के जहाज में, जिस जहाज में गांधी जी आ रहे हैं, उसी जहाज में बाबा साहब अम्बेडकर भी आ रहे हैं, सभी लोग साथ में उसी जहाज में आ रहे हैं और गांधी जी की गिरफ्तारी का वारंट भी उसी का जहाज में आ रहा है। गांधी जी ने जैसे ही भारत के अंदर, मुंबई के अंदर इंडिया गेट पर, गेटवे ऑफ इंडिया पर आकर के जैसे ही वो उतरे, उस तुरंत जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको पूना की सेंट्रल जेल, जो इरवदा सेंट्रल जेल पूना में है, वहां पर उनको जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को पता चल गया कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जेल में ही, क्योंकि पीछे पीछे 2-4 दिन जेल में रहने के बाद में गांधी जी के पास में ये भी खबर आ गई कि पीछे से वो आदेश भी जारी हो गया है कि भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने जो जो बातें यहाँ पर मनवाई है उन बातों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए। अब गांधी जी को पता था कि अगर ऐसा हुआ और मैं जेल में हूँ, बाहर होता तो मैं विरोध भी करता, लोगों को उकसाता भी, लोगों को जो है भिड़ाता भी और लोगों को विभाजित भी करता, आप कुछ भी करता, लेकिन अब वो कोई हथियार बचा नहीं है। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना जो ब्रह्मास्त्र था, गांधी जी के पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, और वो जब बहुत बड़ा संकट आता था तभी उसको इस्तेमाल करते थे। और उस ब्रह्म अस्त्र का गांधी जी पहले, ये पूना की इरवदा जेल से पहले, शायद जहां तक मेरा आंकड़ा सही होगा तो 22 बार कर चुके थे, 22 बार उस ब्रह्म अस्त्र का वो इस्तेमाल कर चुके थे। उससे वो कहते थे आमरण अनशन। यानी कि गांधी जी को जब भी कुछ विरोध करना होता था, या गांधी जी को जब भी कोई किसी से बदला लेने की बात होती थी या इस तरीके से होता था, तो क्या बोलते थे, अक्सर किसी आदमी को जब बुरा लगता है तो सामने वाला आदमी को क्या बोलता है, गुस्से गुस्से में, भले करे ना करे, गुस्से गुस्से में बोलता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, ऐसा कहता है। मारे ना मारे अलग बात है, लेकिन कहता है। लेकिन गांधी जी अपने बारे में अच्छी तरह से जानते थे। गांधी जी भी अपने शरीर की तरफ देखते थे तो फिर सोचते थे कि ये कहूंगा कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो सामने वाला मानेगा ही नहीं, हंसेगा, तो वो क्या मारेगा। इसलिए गांधी जी अक्सर मार दूंगा ये धमकी नहीं देते थे।
गांधी जी की सबसे बड़ी धमकी होती थी, मर जाऊंगा। और वो जहां खड़े होते थे वहीं बैठ जाते थे, बस मर जाऊंगा, आमर अनशन। अंग्रेज घबरा जाते थे और घबरा करके अंग्रेज उनकी छोटी मोटी बात को मान लेते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि गांधी जी को 15-15 दिन तक भी, 20-20 दिन तक भी आमरण अनशन करना पड़ा, जैसे कि अन्ना हजारे जी कर रहे थे। अन्ना हजारे कर रहे थे, ठीक वैसे ही गांधी जी भी करते थे। 15-15, 20-20 दिन तक वो जल ग्रहण नहीं करते थे, पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं आती थी। बहुत ज्यादा संपर्क साधते सीधे थे ना, भगवान के साथ कह दो, किसी के साथ कह दो, और बहुत बड़ी शक्तियों को उन्होंने कर रखा था अपने वश में, इसलिए नहीं होता था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर सामने आए, अंग्रेजों की बजाय बाबा साहब अम्बेडकर सामने आए, और अंग्रेजों ने उनको जब इरोदा जेल में डाल दिया, तो वहां गांधी जी के 19-20 दिन का वो राशन पानी बंद था। जब गांधी जी ने कह दिया मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, तो उन्होंने देना ही बंद कर दिया। गांधी जी के पहले वाले जितने अनशन होते थे, उसमें पीछे की साइड से बकरी का दूध आ जाता था। बकरी काजू बादाम खाती थी, बकरी काजू बादाम खाती थी, और फिर बकरी का दूध गांधी जी पीते थे। तो फिर उनको अनशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, भले महीना करो, 15 दिन करो, 20 दिन करो, वो करते रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इस बार गांधी जी को प्रॉब्लम होती है। 20 तारीख को गांधी जी, 20 सितंबर को गांधी जी अनशन का ऐलान करते हैं, आमरण अनशन का ऐलान करते हैं, और 21 तारीख गुजर जाती है, और 22 तारीख को गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और गांधी जी सरदार पटेल से कहते हैं, बुला करके मिलने जब आते तो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को जाके समझाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं वास्तव में मर जाऊंगा, मैं मरने का ढोंग कर रहा हूं और मैं मर जाऊंगा, फिर कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और उसको समझाओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष माने जाते थे, कहे जाते थे, क्योंकि गांधी जी ने उनको लौह पुरुष कहा था, लौह पुरुष कहने से सरदार पटेल खुश होते थे, तो सरदार पटेल भी कम नहीं थे, वो भी गांधी जी को बापू कहते थे, तो वो खुश हो जाते थे। दोनों का आपसी मामला था, एक बापू कहता था, दूसरा लौह पुरुष कहता था, और दोनों खुश हो जाते थे। तो वो सरदार पटेल ने कहा बापू क्या करें, बोला जाओ और जाकर के उसको समझाओ। तो उसने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर को कहा। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी अलमारी की तरफ घूम करके कुछ किताब ढूंढ रहे थे, तो पीछे से आहट हुई, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा कौन, बोला मैं सरदार पटेल। बोला आओ सरदार आओ, जैसे इधर मुड़े हुए बात कर रहे थे, आओ। तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं बहुत गंभीर बात लेके आया हूं, और वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बोलिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी मर जाएंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर क्या जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं, बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही गंभीर बात है, और कितना वो गांधी जी को जानते थे। वो क्या कहते हैं कि धरती पर से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। सरदार पटेल कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी मर जाएंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि सरदार, धरती पर से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। गांधी जी सरदार पटेल समझ गए कि यहां मैं तो सिर्फ अपने आप को कहता हूं, या फिर मुझे कोई, गांधी जी कहते हैं लौह पुरुष, लेकिन मैं लौह पुरुष नहीं हूं, लौह पुरुष तो ये है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सरदार, अगर सामने बिजली का पोल जो दिखाई दे रहा है, चाहो तो उस बिजली के पोल से लटका करके मुझे मार दो या फांसी दे दो, लेकिन मैं मेरे समाज के लिए जो अधिकार लाया हूं, उन अधिकारों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता, कोई पैक्ट करने वाला नहीं हूं। सरदार पटेल समझ गए कि ये लौह पुरुष, मैं तो नाम मात्र का लौह पुरुष हूं, ये वास्तविक लौह पुरुष है, ये मानने वाले नहीं है। सरदार पटेल वापस जाते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि बापू, वो तो नहीं मानता, वो वास्तव में लौह पुरुष है, आप तो मुझे लौह पुरुष कहते हो, लेकिन वास्तव में लौह पुरुष तो वो है, और उन्होंने तो ये कह दिया है कि धरती पर से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। तो गांधी जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो गांधी जी ने दूसरा विकल्प ढूंढा,
और उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को कहा कि जाकर के डॉक्टर अंबेडकर के सामने अपना पल्लू जो है फैला दो और मेरी जान की भीख मांगो, नहीं तो ये डॉक्टर अंबेडकर बहुत जिद्दी है और बहुत बड़ी मेहनत करके वो अधिकार लाया, वो मानने वाला नहीं है, तुम्हें जाकर ये करना होगा। तो कस्तूरबा गांधी जाती है और जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर से कहती है कि मेरे सुहाग की रक्षा कर दो, अगर कोई मेरे सुहाग को बचा सकता। तो कस्तूरबा गांधी ने जाकर के फिर समाचार दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा मैं इस पर विचार करूंगा, सोचूंगा। अभी तक उन्होंने कोई फाइनल यस नहीं किया है, वो कोई किसी प्रकार का समझौता करने के लिए राजी नहीं है। तो साथियों, 23 तारीख की रात को गांधी जी ने अपने जितने अखबार थे उन अखबारों के माध्यम से फैला करके कहा कि रातों रात पूरे देश में अछूतों की बस्तियों में आग लगा दो, जितना हो सके ज़्यादा उनकी बस्तियों को जला दिया जाए और इसकी खबर जो है पूरे अखबारों में बड़ी हाईलाइट रूप से सुबह छापी जाए। तो 23 तारीख की रात को बहुत सारी जगह देश के अंदर दंगे करवाए गए और उसमें गांधी समर्थकों ने अछूतों की बस्तियों में आग लगा दी, जला दिया और अखबारों ने बड़ी हाईलाइट करके उसको छाप दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जब अखबार आकर पढ़ने शुरू हुए तो अखबार देखे तो आग, अखबार देखे तो बस्ती में जला दिया, मार दिया, ये सब देखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि गांधी ने आखिर में अपने असली रूप को सामने लाया है और ये मेरे समाज के लोगों को, जिनके लिए मैं ये अधिकार लाया हूं, उन लोगों को ये मार डालेंगे, उन लोगों की बस्तियों में आग लगा देंगे। तो अगर ये अधिकार मैं जिन लोगों के लिए लाया हूं वे लोग ही अगर नहीं बचेंगे तो ये अधिकार किसके काम आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने फैसला किया कि पहले मुझे मेरे समाज को बचाना होगा, अगर जिंदा रहूंगा तो इनके अधिकार तो फिर से हासिल कर सकता हूं, लेकिन अगर समाज ही नहीं बचेगा तो ये अधिकार किसके काम आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े दुखी होकर के एक अपनी, कहते हैं ना कि अपने सीने के ऊपर पत्थर रख करके पूना पैक्ट यानी कि समझौता जो किया, पूना समझौता जो किया यरवदा जेल में बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो हुआ, उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर करके उनके जो राइट थे, 4 अधिकार जो उन्होंने लाए थे, जो हमारे देश के शूद्रों, अति शूद्रों की, SC ST और OBC की संपूर्ण आजादी थी, उस आजादी को छीनने में गांधी जी सफल हुए और गांधी जी ने हमारे 2 महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिए। एक डबल वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया और दूसरा उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार छीन लिया गया। और इन दोनों के बदले हमें सिर्फ दिया गया तो सिर्फ आरक्षण दिया गया कि तुम्हें आरक्षित सीटें दे दी जाएगी और उन आरक्षित सीटों से तुम्हारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे। लेकिन जब डबल वोट का अधिकार हमारे हाथ से चला गया तो साथियों एक बहुत गंभीर और घातक परिणाम उस समय ये हुआ जिसका आज परिणाम हम भुगत रहे हैं। आज हम बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं कि देश में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, बहुजन समाज को लेकर के, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। उस समय बहुजन समाज के यानी SC ST OBC के रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में हैं वे कहाँ गए, वे चुप क्यों है, ये बात आपको समझनी होगी। ये 24 सितंबर 1932 के दिन हुए पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है कि आज वे लोग पार्लियामेंट में हमारे वोटों से चुनकर जाने वाले लोग हमारे अधिकार की बात नहीं करते और मुंह पर मौन पट्टी बांध करके साइलेंट बैठे हुए हैं और अपने आकाओं का भजन गा रहे हैं, आकाओं का जो है पूरी तरह से तलवा चाट रहे हैं। ये सारी बात का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, पूना पैक्ट का दुष्परिणाम क्या है, पूना पैक्ट हुआ तो क्या हुआ और पूना पैक्ट ना होता तो क्या होता, ये बात समझाने के लिए ही मैं आपको आज 2 मिनट 5 मिनट और लेता हूं कि अगर ये पूना पैक्ट नहीं होता तो क्या होता। हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ साथ हमारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता। इलेक्शन के मामले में आपको बताना चाहता हूं, इलेक्शन के बारे में लोग नहीं जानते, इलेक्शन लड़ना जानते हैं, इलेक्शन में प्रचार करना जानते हैं, इलेक्शन में दारू पीना जानते हैं,
इलेक्शन में गाड़ी घोड़ों में घूमना जानते हैं, इलेक्शन के अंदर क्या बोलते हैं, वोट देना जानते हैं, वोट मांगना जानते हैं, लेकिन इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। भारत में होने वाली जो चुनाव प्रणाली है, ये पूना पैक्ट की वजह से ऐसी प्रणाली बन गई है जिसमें वैसे चुनाव प्रणाली में दो बातें होती है, एक सिलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन होता है। पहला सिलेक्शन, फिर इलेक्शन। आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि सिलेक्शन, अगर पूना पैक्ट नहीं होता और डबल वोट का अधिकार हमारे पास रहता, और हमारे प्रतिनिधियों को, यानी कि हमारे प्रतिनिधियों के लिए उम्मीदवारी जताने वाले लोगों को, यानी कैंडिडेट का सिलेक्शन करने का अधिकार हमारे पास में होता, कैंडिडेट का सिलेक्शन करने का अधिकार हमारे पास में होता, और दूसरा उसको इलेक्ट करने का, यानी कि चुनने का अधिकार भी हमें होता। चयन का और चुनने का, दोनों का अधिकार हमारे पास में होता। ये पूना पैक्ट नहीं होता तो होता, और अगर पूना पैक्ट नहीं होता और हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि जाता, डबल वोट के सिलेक्शन भी हम करते, इलेक्शन भी हम करते, तो वो प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाकर के, असेंबली में जाकर के हमारी आवाज उठाता, हमारा मुद्दा उठाता, क्योंकि उसे मालूम होता दोबारा सिलेक्शन करवाने के लिए समाज के पास जाना पड़ेगा, समाज को क्या जवाब दूंगा, अब की बार अगर समाज की पैरवी सही और ईमानदारी से नहीं करूंगा तो दोबारा वो वोट देने जाऊंगा तो वो हमारा सिलेक्शन नहीं करेंगे। जब सिलेक्शन ही नहीं करेंगे तो मैं इलेक्शन कैसे फाइट कर पाऊंगा। ये बात वो भली भांति जानता होता। अगर जानता होता तो आज किसी भी प्रकार की, चाहे किसानों पर कोई चोट हो रही हो, चाहे विद्यार्थियों पे, बेरोजगारों पे चोट हो रही हो, चाहे कोई भी होती हो, पार्लियामेंट में उस बिल को पास होने से पहले दहाड़ दहाड़ कर चिल्लाता कि मुझे समाज में जाना है और दोबारा सिलेक्शन के लिए समाज से रिक्वेस्ट करनी है, इसलिए आप ये बिल रोको, नहीं तो मैं यहां से गमन करता हूं, यहां से प्रस्थान करता हूं। वो विरोध करता, और विरोध करता तो इस तरीके से काले कानून, इस तरीके के कानून जो बिल है वो पास नहीं होते। लेकिन ये सिलेक्शन का मामला जो इलेक्शन से पहले होता है, ये हमारे समाज के हाथ में न रहकर, SC ST OBC के हाथ में न रह करके, ये सिलेक्शन का मामला पार्टियों के आला कमानों के पास में चला गया। अब पार्टी के आला कमान तय करते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास की भी, हालांकि रिजर्वेशन नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी अगर उनको टिकट देना है तो कहां से देना है और किसको देना है। जब किसको देना बात आती है तो हमारे बहुत सारे लोग जाकर लाइन में खड़े हो जाते हैं, मैं ही दावेदार हूं, मुझे ही मिलना चाहिए। फिर वे अपने जो प्रतिनिधि जो होते हैं, उनके आला कमान के इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनको पूछते हैं, पता लगाते हैं कौन अच्छा बेहतर किस्म का दलाल, कौन बेहतर किस्म का एजेंट, पता लगाओ। फिर वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि साहब यही है अच्छा है जो हमारे तलवे चाटेगा, यही अच्छा है जो हमारी पैरवी करेगा, यही अच्छा है जो पार्टी हित में बात करेगा, यही अच्छा है जो समाज की कभी आवाज नहीं उठाएगा। ऐसे करके उसका सिलेक्शन होता है, और जो काबिल व्यक्ति होता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। काबिल व्यक्ति सिलेक्शन में ही आउट हो जाता है तो इलेक्शन में आने की बात ही नहीं हो सकती। जब इलेक्शन में आने की बात नहीं हो सकती तो सिलेक्शन पहले हो जाता है। एक तरफ बीजेपी सिलेक्शन करती है, एक तरफ कांग्रेस सिलेक्शन करती है, एक दाएं पैर का जूता लाती है, दूसरी बाएं पैर का जूता लाती है, दाएं और बाएं पैर का जूता ला करके आपके सामने खड़ा कर देती है और बोलती है बोलो कौन सा खाओगे। फिर हमारे समाज के कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा स्वाभिमानी होते हैं, वो सोचते हैं अबे जूता ही तो खाना है, बाएं पैर का क्यों खाएं, दाहिने का खाएंगे, दाहिना थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है तो दाहिने वाला खाएंगे। कुछ लोग होते हैं बायां वाला ठीक है, थोड़ा हल्का होता होगा, वही खा लेते हैं। अरे जूता जूता होता है, चाहे दाहिने वाला हो चाहे बाहिने वाला हो, कोई भी हो, जूता जूता ही होता है, असर इतना ही करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट होने के तुरंत बाद में जो बात अपने स्पीच में पटियाला में कही, उन्होंने कहा पूना पैक्ट जो है वो हमारे मुंह पर एक जो गन्ना है उसको चूस करके, गन्ने का जूस निकाल करके गांधी जी ने अपने लोगों के लिए रख लिया, और जो बचा हुआ गन्ना था, चूसा हुआ गन्ना था, वो हमारे मुंह पे
फेंक दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरे ही दिन कहा, मीटिंग लेकर पब्लिक मीटिंग में कहा कि मैंने जो समझौता किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ये मेरे लिए एक मजबूरी थी, मुझे करना पड़ा, लेकिन मैं आज अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। ऐसा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने मजबूरी वश पूना पैक्ट किया था। और उस पूना पैक्ट की बदौलत हमारे समाज के अंदर ये जो भड़वे, दलाल, एजेंट, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा, टूल, स्टूज एंड एजेंट। अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल किए हैं, टूल, स्टूज एंड एजेंट। एजेंट शब्द अंग्रेजी में होता है, एजेंट शब्द अंग्रेजी में होता है, हिंदी में उसका मतलब दलाल होता है। दलाल होता है, और दलाल को थोड़ा और ज्यादा थोड़ा दूसरी भाषा में इस्तेमाल करें, लोकल भाषा में इस्तेमाल करें तो उसका मतलब भड़वा होता है। दलाल और भड़वा, उसी को अंग्रेजी में एजेंट कहते हैं। तो ये जो दलाल और भड़वे समाज के अंदर पैदा हुए, ये पूना पैक्ट की खरपतवार है, ये पूना पैक्ट के दुष्परिणाम है। इन पूना पैक्ट के दुष्परिणामों की वजह से आज हमारा संविधान खतरे में पड़ गया है। इन पूना पैक्ट की पैदाइश की वजह से, एक गांधी के नाजायज औलादों की वजह से आज हमारा पूरा देश खतरे में पड़ गया है। आज किसान मतलब सड़कों पर है, आज बेरोजगार सड़कों पर है, देश की जीडीपी कह दो या कुछ भी क्या क्या गिनाऊंगा, गिनाने वाले सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके वीडियो भी आप देखते रहते होंगे। मैं कह रहा हूं कि देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इसके संपूर्ण पीछे अगर कोई वजह है तो वो पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट नहीं होता तो आज ये देश इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि एक राष्ट्र, एक नेशन बन करके और प्रगतिशील नहीं विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया होता। 70 साल का वक्त कम नहीं होता है। 70 सालों में, और उसको कहें तो हम लोग के 90 साल भी हो गए पूना पैक्ट को, तो ये इतने लंबे अरसे में देश दुनिया में कहां से कहां चला जाता। लेकिन साथियों, ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि गांधी जी के इस आमरण अनशन की वजह से हमारे साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो पूना पैक्ट हुआ और उसमें जो हमारे डबल वोट का अधिकार था उसको छीन लिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को छीन लिया गया, और उसके बदले में हमें ये आरक्षण की प्रणाली पॉलिटिक्स में दे दी गई। इस पॉलिटिक्स की प्रणाली ने हमारे समाज में ऐसे दलाल और भड़वे पैदा किए जो हमारे समाज की पैरवी करने की बजाय उनके आकाओं के गुणगान करते हैं और उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनकी बातों पर मंद मंद मुस्कुराते हैं, उनके पीछे बैठ करके लोगों को हाय हाय टाटा टाटा करते हैं। ये दुष्परिणाम है। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि पूना पैक्ट की वजह से ही हुआ है। तो साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, बात काफी लंबी हो गई है, विषय भी इतना गंभीर था कि ना समझाया जाए तो ठीक नहीं होता। आधी अधूरी बात से कुछ मतलब नहीं निकलता। जिन लोगों ने भी इस बात को पूरी तरह से सुना है और जिन लोगों ने इस बात को अभी भी रहेगा तो उसको भी आप कभी भी सुन सकते हैं। सुनने के बाद में इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपको आधुनिक भारत यानी कि वर्तमान भारत की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के लिए क्या कौन जिम्मेदार है, इसका पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, मामला खुलासा हो जाए लोगों के सामने। इसलिए आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सभी यूट्यूब चैनल जितने भी हैं जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, क्योंकि मेरे पास में इक्के दुक्के फोन आते रहते हैं, वो बोलते हैं कि साहब आपकी बात को हम लोग यूट्यूब चैनल पे डालना चाहते हैं, लेकिन उसकी परमिशन, आपकी परमिशन के बिना नहीं डाल सकते। मैं प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं जो बहुजन हित में काम कर रहा है, वो हमारी इस बात को, इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे डाल सकता है, अपने अपने फेसबुक पे चला सकता है, जहां भी संभव हो इसको चला सकता है। और जिस भाई को भी मेरी इस बात से कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, वो मुझसे बहस के लिए कहीं पर भी तैयार करना चाहे तो मैं तैयार हूं। उनको इन सबूतों के साथ में ये बात बता सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर और साइमन कमीशन की वजह से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हमें अधिकार मिले, उन अधिकारों को खत्म करने के लिए पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बारे में जानो, पूना पैक्ट को समझो और इस काले दिवस का धिक्कार करो और इस पूना पैक्ट
को खत्म करके पूरी तरह से भारतीय संविधान को लागू करने की बात कहो, इसके लिए आप सभी लोग बात करेंगे और सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।